Hi guys, welcome back to my channel. I am Palak, your psychology teacher. और आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 का वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। का हमारा पहला टॉपिक है सम डोमेन्स और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। Psychological attributes are not linear or unidimensional. They are complex and expressed in different terms of dimensions. मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इजीली समझ में नहीं आते, इनको बहुत समझना पड़ता है। ये वैसे बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल होते हैं। इनको समझने के लिए हमारे को कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एरियाज़ के डोमेन्स के बारे में समझना पड़ता है हमारे को। तो अब इसको इतना ज़्यादा डिटेल में सोचने की ज़रूरत नहीं है। नीचे से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर इंटेलिजेंस के बारे में हम बात करेंगे पहले, और इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे 6 नंबर का है कि आपको बोल सकते हैं कि सब सारे डोमेन्स आपको लिखने हैं और आपको पूरा एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आपको मेंशन करना पड़ेगा, तभी आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। इंटेलिजेंस इज अ ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक रैशनली एंड यूज अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस। मतलब इसमें ये ग्लोबल कैपेसिटी है जिससे हम वर्ल्ड को समझ सकते हैं और थिंक कर सकते हैं रैशनली। मतलब रैशनल एक इंसान जो बहुत ही समझदारी से अपनी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता है, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसे बोला जाता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस टेस्ट प्रोवाइड अ ग्लोबल मेजर ऑफ पर्सन's जनरल कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम स्कूलिंग। तो मतलब इसमें ये बता रखा है कि इंटेलिजेंस हमारे को एक ग्लोबल मेजर देते हैं एक पर्सन का, एक कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस हमारे को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ये पता लगता है कि हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है कि हम कितना प्रॉफिट कर सकते हैं स्कूलिंग से। जनरली स्टूडेंट्स हैविंग लो intelligence are not likely to do so well in school related examination, but their success in life is not associated only with their intelligence test scores. मतलब इसमें ये बोल रखा है कि अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर एक इंसान अपने स्कूल में एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है तो वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे मार्क्स मैटर नहीं करते, वो सिर्फ कुछ कुछ जगह मैटर करते हैं। बट वैसे अगर जनरली कोई इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है तो उसके लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एप्टीट्यूड refers to an individual underlying potential for acquiring skills. very important। इसके ऊपर बहुत बार MCQ में भी पूछा गया है कि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि किसे बोला जाता है, what refers to an individual underlying potential for acquiring skills, तो उसे बोला जाता है एप्टीट्यूड। इसका मतलब है कि एक इंसान के अंदर कितना पोटेंशियल है कि वो ये स्किल को एक्वायर कर सकता है। Aptitude tests are used to predict what an individual will be able to do if given proper environment and training। मतलब एक इंसान क्या कर पाएगा अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग और एनवायरनमेंट दी जाएगी तो वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन विद हाई लैंग्वेज एप्टीट्यूड कैन बी ट्रेन टू बी अ गुड राइटर। मतलब एक इंसान जिसकी लैंग्वेज एप्टीट्यूड बहुत अच्छी है वो एक बहुत ही अच्छा राइटर बन सकता है। ठीक है, अब हम थर्ड पर पहुंचते हैं। इंटरेस्ट इट इज़ एन इंडिविजुअल प्रेफरेंस फॉर एंगेजिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू अदर्स। मतलब इंटरेस्ट का मतलब तो आपको सीधा सीधा पता लग रहा है कि आपको अगर दो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल एक को फुटबॉल पसंद है, एक को क्रिकेट पसंद है, मतलब दोनों ही चीज़ें पसंद भी हो सकती है साथ में, बट आप बोल रहे हो कि मेरे को ज़्यादा क्रिकेट पसंद है, तो फिर आप क्रिकेट की तरफ जाओगे, वो आपका इंटरेस्ट है। तो मतलब एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंस है कि मेरे को हाँ यही पसंद है, उसके अंदर आप स्पेसिफिक चीज़ें, मतलब आप उसके अंदर एंगेज कर रहे हो और अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो। असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट और स्टूडेंट में हेल्प टू डिसाइड व्हाट सब्जेक्ट और कोर्सेज वर्क दे कैन परस्यू कंफर्टेबली विद प्लेजर। मतलब अगर हम असेस कर पाएंगे कि हमारा किस में इंटरेस्ट है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने जैसे बोला कि एक इंसान को क्रिकेट और फुटबॉल दोनों चीज़ों में इंटरेस्ट है, लेकिन अगर हम असेसमेंट करेंगे तो हमारे को ये पता चल जाएगा किस में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको। तो अगर फॉर एग्जांपल उसको ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिकेट में है तो उसको यहाँ से पता लग जाएगा अच्छा मैं यहाँ पर अपना करियर बना सकता हूँ अगर किसी को प्रोफेशनली जाना होगा तो। Knowledge of interest helps us in making choices that promote life satisfaction and performance of job। मतलब अगर हमारे को नॉलेज होगी हमारे इंटरेस्ट की तो हम उससे बहुत अच्छे सेटिस्फैक्शन अपनी लाइफ का निकाल सकते हैं, हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी उस पर्टिकुलर जॉब में। नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी refers to relatively enduring characteristics of a person that makes him or her distinct from others। बेसिकली हम लोग को दूसरे लोगों से डिफरेंट क्या बनाता है, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं।
जैसे कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा मूडी होते हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा सोशली विड्रॉन होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं। सबकी पर्सनालिटी डिफर करती है। Personally, assessment helps us to explain an individual behavior and predict how she will behave in the future. मतलब अगर हम असेसमेंट करेंगे पर्सनालिटी का कि एक इंसान में कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम ये बता सकते हैं वो आगे जाके कैसे परफॉर्म करेगा। जैसे हमने असेसमेंट में पढ़ा था कि हरीश एक डोमिनेंट पर्सन है, तो मतलब वो आगे जाकर कैसा होगा, एक अथॉरिटेरियन लीडर होगा। तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। Values are enduring beliefs about an ideal mode of behavior. A person having a set of standard for guiding his or her own action and also for judging others. वैल्यूज़ मतलब एक अपने खुद के बिलीव्स होते हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी बिहेवियर को लेकर के। अगर हाँ एक बंदा सोचता है कि अगर ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए छोटे बच्चों को क्योंकि उनके आईसाइट के लिए खतरा हो सकता है वो, तो इसलिए फिर वो उनका वैल्यू है कि अच्छा हाँ नहीं करना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि अच्छा हाँ कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा भगवान में मानता है तो वो भी उसका वैल्यू है, उसका बिलीफ है। ठीक है। एग्जाम्पल पॉलिटिकल रिलीजियस, जैसे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जैसे बहुत बीजेपी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कुछ आम आदमी पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कुछ कांग्रेस को करते हैं। तो वो एक होता है ना कि बहुत बिलीफ है कि हम इन्हीं को सपोर्ट करेंगे। सोशल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। अब तक अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, असेसमेंट मेथड्स पर। साइकोलॉजिकल टेस्ट इज आवर फर्स्ट मेथड, जिससे हम पता कर सकते हैं कि एक इंसान के अंदर कौन से साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट इज एन ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल मेंटल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब एक इंसान को जानने के लिए, उसके मेंटल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए हम ये वाला असेसमेंट मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्डाइज है और ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैव बीन डेवलप्ड टू मेजर ऑल द डायमेंशन ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, जो भी हम पीछे पढ़कर आए हैं डोमेन्स, ये उससे इससे हम पता कर सकते हैं इस मेथड से। Described above. These tests are widely used for purposes of clinical diagnosis, guidance, personal selection, placement and training. मतलब इन सब से हम clinical diagnosis, guidance, personal selection, placement और training कर सकते हैं। Besides objective tests, psychologists have developed certain projective tests, especially for the assessment of personality. ये हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट हम करते हैं इंटरव्यू। इन्वॉल्व सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इंटरव्यू तो बहुत ईजी है, हम लोग जानते हैं कि कितने लोगों को हम देखते हैं कि इंटरव्यू होता है। जैसे हम अगर देखें न्यूज़ में भी होता रहता है, जैसे जर्नलिस्ट जाते हैं और एक दूसरे से मतलब एक किसी इंसान से पूछते हैं कि आप अपना बताओ ओपिनियन, उसी को बोला जाता है इंटरव्यू। ये पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप टू ग्रुप भी हो सकता है, ग्रुप टू पर्सन भी हो सकता है। हम 11th में पढ़कर आए हैं इसके बारे में। You may see it being used when a counselor interacts with a client. मतलब हमने देखा हुआ है कि अगर एक काउंसलर होता है तो वो अपने क्लाइंट के साथ जब वो बात करता है तो वो 1-on-1 बेसिस होता है, उसी को इंटरव्यू बोलते हैं। या जैसे कि एक सेल्स पर्सन है, वो डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसी चीज़ की, तो उसे भी एक तरीके का इंटरव्यू ही बोलते हैं। बाकी इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना ही पार्ट काफ़ी है। केस स्टडी तो बेसिकली एक इन डेप्थ स्टडी है। मतलब अगर सपोज आप किसी साइकोलॉजिस्ट को देखो जो रिसर्च में है, मतलब वो रिसर्च करता है, तो आप कभी भी देखोगे तो वो हर चीज़ को खंगालता है, वो पूरी एक एक चीज़ के बारे में स्टडी करता है। तो बेसिकली इन डेप्थ स्टडी होती है ये एक इंसान के बारे में, जो हम उसके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में करते हैं, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में करते हैं, उसके साइकोसोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में भी बात करते हैं उसके अंदर। Case analysis of the lives of great people can also be highly illuminating for those willing to learn from their experiences. मतलब जो लोग बहुत ही ज़्यादा ग्रेट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम महात्मा गांधी की बात लें, तो अगर हम उनसे कुछ एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हैं तो बहुत लोग इससे इंस्पायर भी होते हैं। तो उसके बेसिस पर भी हम केस स्टडीज़ कई बार बनाते हैं। केस स्टडीज़ आर बेस्ड ऑन डेटा जनरेटेड बाय डिफरेंट मेथड्स। फॉर एग्जांपल इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर, साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिनके बारे में हम अभी बात करें, इनकी तरह से इनकी वजह से हम असेसमेंट कर पाते हैं और केस स्टडीज बना सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, involves employing systematic, organized and objective procedure to record behavioral phenomena occurring naturally in real time. मतलब एक नेचुरली अकरिंग बिहेवियर को हमारे को अगर देखना होगा तो हम ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है, उसको कोई रिसर्च कंडक्ट करानी है, तो हो सकता है कि वो किसी
सब्जेक्ट को ढूंढ के उसको ऑब्जर्व करे, उससे डायरेक्टली बात ना करे। हो सकता है खाली ऑब्जर्व करके वो पता करना चाहे कि उसका बिहेवियर कैसा है, तो उसे बोला जाता है ऑब्जर्वेशन। Certain phenomena such as mother-child interaction can be easily studied through observation। मतलब अगर एक मदर चाइल्ड इंटरेक्शन हमारे को देखना है और ऑब्जर्व करना है तो वो बहुत इजीली हम पता कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू। कई बार इसमें पर्सनल बायसनेस भी आ सकती है। सपोज आप उस इंसान को जानते हो जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो हो सकता है कि अगर उसने कुछ गलत करा हो तो आप अपनी तरफ से चेंज भी कर सको, या फिर आप अपनी तरफ से मैन्युपुलेट कर दो उस केस स्टडी को या ऑब्जर्वेशन को। तो उसमें थोड़ा सा बायस भी हो सकता है, बायसनेस भी हो सकती है। Self-report. It is a method in which person provides factual information about himself, herself, or opinions, beliefs, etc. that he/she holds. Such information may be obtained using an interview, schedule or questionnaire, or psychological test, or personal diary. तो सेल्फ रिपोर्ट में हम सिर्फ अपने बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो हमारे ओपिनियन हो सकते हैं, हमारे बिलीव्स हो सकते हैं, और ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन हम इंटरव्यू के थ्रू पता कर सकते हैं, क्वेश्चनेयर के थ्रू कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं, किसी की पर्सनल डायरी के थ्रू हम ये रिसर्च या असेसमेंट कर सकते हैं। चलो, आपका ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया है। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। अगर कोई डाउट है वो भी पूछ लेना, और चैनल पर न्यू हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसी